थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज हमारे साथ प्रोफेसर खुर्शीद साहब हैं, जो कि इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन करेंगे अप्रोचेस ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस। और आप सबसे गुजारिश है कि अपनी माइक काइंडली म्यूट रखिएगा ताकि कोई ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग डिस्कशन डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, जब आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछने हो तो काइंडली उस वक्त माइक ऑन कीजिएगा या सर पे आस्किंग करके उसको ठीक है। स्टार्ट। यस सर प्लीज। अच्छा, सब स्टूडेंट, आज जो मैंने आपको चीजें समझानी है वो ये है स्टूडेंट्स को कि लॉन्ग केस को और शॉर्ट केसेस को कैसे अप्रोच करना है आपने। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो लॉन्ग केसेस में ही होता है, और जो फेलियर रेट है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग केसेस में है। शॉर्ट केसेस में स्लाइड्स में वो जो नीचे पड़ा पर एक काइंडली अपना माइक जो है ना म्यूट करें, यहाँ पे स्टूडेंट की आवाज़ आ रही। अच्छा, तो अक्सर शॉर्ट केसेस में पास हो जाते हैं, स्लाइड्स में पास हो जाते हैं, लॉन्ग केस में आके प्रॉब्लम होता है। लॉन्ग केस में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो ये होता है कि आप टाइम की मैनेजमेंट नहीं होती है आपसे। और एक तो ठीक है, एग्ज़ाम की एंजाइटी है, एग्ज़ाम की टेंशन है, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जब आप जाएं तो आप ये सोच के जाएं अपने लॉन्ग केस के ऊपर कि कोई उधर आपके दुश्मन नहीं है, वो सारे आपको हेल्प आउट करने के लिए जो एग्जामिनर आपको कमांड दें उसको अच्छी तरह से आपने सुनना है और उसको समझ के तो फिर आपने आगे प्रोसीड करना है। तो उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जाते साथ ही अपना इंट्रोडक्शन के बाद एक तो राइट साइड पे खड़े होना है। बहुत सारे स्टूडेंट इतने कंफ्यूज होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि हम राइट साइड पे खड़े हैं पेशेंट के या लेफ्ट साइड के ऊपर खड़े हैं। तो राइट साइड पे खड़े होके तो इंट्रोडक्शन के बाद वो आप सारा पेशेंट को एक दफ़ा, डर्मेटोलॉजी में ये एज है कि आप को पहली नज़र में आप एक दफ़ा पेशेंट को सही तरह से देख लें तो पहली नज़र में आपको पता चल जाता है कि गालबन इसका क्या डायग्नोसिस है या इसका क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। तो उसको अपने ज़हन में बिठा लें। पहले जाते साथ ही अच्छा पेशेंट को अच्छी तरह से एक्सपोज करना है आपने, जितना भी आप कर सकें। अगर सपोज फीमेल है, पेशेंट भी फीमेल है, स्टूडेंट भी फीमेल है, तो उनको कोई ऐसा मसला नहीं होगा, कर्टन लगा के स्क्रीन लगा के उसको एक्सपोज कर सकते हैं। इसी तरह से मेल को भी ये मेल टू मेल भी ये प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर अपोजिट सेक्स का पेशेंट है, मेल स्टूडेंट है, फीमेल पेशेंट, उसको पहले आप अपना उससे कॉन्सेंट लें और अपना ये एरियाज मैंने एक्सपोज करने अलाउ करने, तो उसको जितना भी रेलेवेंट एरिया आपने देखना सारा एक्सपोज करके एक नज़र देखें और उसको अपने ज़हन में बिठा लें कि ये अपना इसका प्रोबेबल ये डायग्नोसिस है। मसलन इसको कोलेजन वैस्कुलर डिजीज है, या ये एरिथ्रोडर्मा है, या सोराइसिस है, या सोराइसिस के साथ आर्थरोपैथी है, या कोई और ग्रेनुलोमेटस डिजीज है, या लेप्रोसी है, या कोई इन्फेक्शन है। तो अपने ज़हन में एक अपना ग्रुप ज़हन में रख लें कि गालबन ये इसमें इसका ये डिफरेंशियल है या ये इसका डायग्नोसिस इवेंचुअली बनेगा। तो उसको फिर फर्दर आपने हिस्ट्री, जो रेलेवेंट हिस्ट्री है वो लेनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी क्या अपना पूछते हैं, जी वो हम लीडिंग क्वेश्चन कर सकते हैं? यस, इन माय ओपिनियन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पेशेंट की बात पे जाएं कि पेशेंट बड़ी इररेलेवेंट हिस्ट्री देना शुरू हो जाते हैं जिसका बिल्कुल डायग्नोसिस के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता, और आपका बहुत सारा टाइम वो इररेलेवेंट बातें सुनने में, समझने में,
फर्दर प्रोसीड करने में, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करने में वो आपका वेस्ट हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा आपको 10-12 मिनट में, आपके पास आधा घंटा होता है तो 10-12 मिनट में पूरी अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए। और जब भी आप कंप्लीट करेंगे, अगर आपके ज़हन में एक उसका डिफरेंशियल या डायग्नोसिस होगा, सर से लेके पांव तक आप देख लें, पेशेंट की स्किन देख लें, म्यूकोजी देख लें, हेयर देख लें, नेल्स देख लें, ठीक है, और फिर आप अपने ज़हन में जो भी डायग्नोसिस बनाया है या डिफरेंशियल बनाया है, फिर अकॉर्डिंगली आप पेशेंट को क्वेश्चन करें तो आपकी हिस्ट्री स्पेसिफाइड टाइम में आप ख़त्म कर लेंगे। और फिर हिस्ट्री से रिलेटेड जब आप अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कर लें तो हिस्ट्री से रिलेटेड आपने रेलेवेंट एग्जामिनेशन सबसे पहले करना है। सपोज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के पेशेंट है, आपको पता चल गया सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, ठीक है, आपने उसकी स्किन देख ली, हेयर देख ली, म्यूकोजी देख ली, नेल्स देख लिए, तो सबसे पहले जो उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका अपना स्किन का आपने देख लिया कि हाइट बाउंड स्किन है, ठीक है, बाल कोई शैलो हैं या डल हैं, लस्टरलेस हैं, और उसके बाद उसकी पल्सेस देखें, बहुत ज़रूरी है उसकी पल्सेस देखें, क्योंकि अगर आप रेलेवेंट मेजर एग्जामिनेशन मिस कर देंगे तो बाकी आप जो कुछ मर्जी करते जाएंगे तो आप अपना कोई भी स्टूडेंट तब पास नहीं हो सकता। तो आपने रेलेवेंट पहले करना है। ये कोई एक आपने ज़हन में स्कीम या अपने ज़हन में ड्रिल नहीं बनानी, जो आपने स्कीम बनानी है वो पेशेंट को उसका अपना डायग्नोसिस ज़हन में रख के या उसका डिफरेंशियल ज़हन में रख के तो फिर आपने एग्जामिनेशन शुरू करना है, फिर आप रेलेवेंट एग्जामिनेशन करेंगे। तो उसकी सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का सपोज पेशेंट है तो उसकी पहले पल्सेस देख लें, पेरिफेरल पल्सेस देख लें, उनको अपना बायलैटरली उसको आप कंपेयर कर लें। उसके बाद फिर आप उसकी अपना लोकोमोटर सिस्टम जो है उसका एग्जामिनेशन करें, उसके जॉइंट्स का देखें, उसके मसल्स का देखें, उसकी चेस्ट एग्जामिनेशन, चेस्ट का एग्जामिन करें, उससे जो अपना क्वेश्चन पूछने हैं या फिर आपने कोई डिफिकल्टी इन डेवलुटेशन वगैरह तो नहीं है, तो वो आप अपना ये सारी रेलिवेंट चीजें देखें, ठीक है। बाकी और सीएनएस करना है, कार्डियोवैस्कुलर रेलिवेंट है, तो ये सारा करके और उसके बाद फिर आपने जो इन्वेस्टिगेशन उसकी लिखनी है वो भी रेलेवेंट सबसे पहले लिखनी है कि आप इसको बेरियम सॉल्व करना है, और उसके बाद अपने अपना इसकी ईसीजी करनी है, इसके अपना रीनल फंक्शन टेस्ट करने हैं, 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन करनी है, एक्सरे टेस्ट करवाना है, सीटी स्कैन करवाना है या एमआरआई करवाना है। तो ये सारे रेलेवेंट करके तो बाकी फिर बाद में कोई और एडिशनल, एक होता है कि जी रूटीन, पेशेंट अक्सर कहते हैं जी या इसकी अपना टेस्ट कौन सा करवाएंगे जी, पहले तो इसके रूटीन लैब करवाएंगे। रूटीन हर सेंटर की, हर अपना कंसल्टेंट की रूटीन अलग होती है, कोई एक स्पेसिफाइड रूटीन नहीं है, ठीक है। तो रूटीन भी अपने अपने ईएसआर करवा लिया, उसकी रेलेवेंस उसमें होनी चाहिए, टीएलसी डीएलसी करवा लिया आपने, 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन करवा लिया, किडनी फंक्शन टेस्ट करवा लिए, ठीक है, देन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा लिए, ठीक है, ये रेलेवेंट टेस्ट है इस पेशेंट में। इसी तरह से सपोज आपको लगा कि एसएलई है तो एसएलई का जो आपने अपना हिस्ट्री रेलेवेंट लेनी है, उसके बाद उससे रिलेटेड आपने एग्जामिनेशन करना है और उसी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले बतानी है, ठीक है। इस तरह से आप प्रोसीड करेंगे तो टाइम की मैनेजमेंट होगी। अगर केस आपका कंप्लीट ही नहीं होता तो पास होने के चांसेस बहुत ब्लीक हो जाते हैं। केस कंप्लीट करना चाहिए, और उसमें जब भी आप जब आप पेशेंट को यूजली उलझा देते हैं, ऐसी गलत सलत हिस्ट्री देते हैं, स्टूडेंट का काफी सारा को 20 मिनट जो है ना उसी में वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आप अगर आप बिल्कुल फोकस रहेंगे, स्पेसिफाइड रहेंगे हिस्ट्री में, एग्जामिनेशन में, इन्वेस्टिगेशन में, तो आप विद इन स्पेसिफाइड टाइम अपना केस कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको अपना जी अगर आपका केस कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो वाइवा होता है वो रिलेटेड होता है। सेकंड मैं एग्जांपल देता हूँ लॉन्ग केस की। यूजुअली एरिथ्रोडर्मा अगर हो तो लॉन्ग केस जरूर होता है। तो आपने देखना है कि ये जो एरिथ्रोडर्मा है इसकी पॉसिबल कोई जो 20-25 कॉजेज हैं उनमें से क्या है।
ये सोराइसिस है, ये पीआरपी है, ये कॉलेजन वेस्कुलर डिजीज के साथ एरिथ्रोडर्मा आया हुआ है, या स्केबीज के साथ आया हुआ है, या पैम्फिगस के साथ आया हुआ है, या अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी है, क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा है, कोई सिजारे है, सार्कोइडोसिस है, उसके जितने भी पॉसिबल कॉजेज है वो ध्यान में रखें और उनको रूल आउट करें, हिस्ट्री में भी, एग्जामिनेशन में भी, और फिर लैब इन्वेस्टिगेशन में भी। अगर आप बाकी और चीजें जैसे बहुत सारे सेंटर जी ये हमने ड्रिल जरूर करनी है, आपने सिर्फ रेलेवेंट ड्रिल करनी है, इररेलेवेंट ड्रिल करेंगे तो आप कभी भी केस कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो सबसे ज्यादा लॉन्ग केस में इसी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर सपोज आपको एरिथ्रोडर्मा है, आप ये देखें कि उसमें साइंस ऑफ इचिंग है, साइंस ऑफ मार्क्स ऑफ एक्सकोरिएशन है, तो जो इचिंग के साथ जो एरिथ्रोडर्मा आते हैं, पहले सबसे पहले क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा आ जाएगा, सिजारे आएगा, अंडरलाइन सॉलिड जो मैलिग्नेंसी है उसके साथ जो एरिथ्रोडर्मा आता है वो आएगा। जो नॉन इची कंडीशन है इसके बारे में फिर आपने जैसे सोराइसिस नॉन इची कंडीशन है, कॉलेजन वेस्कुलर डिजीज जो नॉन, सार्कोइडोसिस नॉन इची कंडीशन है। भाई अपना ये अपना जो माइक है इसको अपना इसको म्यूट करें। तो उसके बाद फिर आप अपना जो है वो उससे आपने अगर इची एरिथ्रोडर्मा है तो उसके लिए आपने एग्जामिनेशन अलग है। एरिथ्रोडर्मा के साथ आपने पहले अपना उसके लिम्फेडिनोपैथी देखनी है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली का देखना है, ठीक है, फिर और वेट लॉस का पूछना है। तो ये सारी चीजें आप मिला के हिस्ट्री में, एग्जामिनेशन में, लैब में इन 2+2 करके तो फिर कोई एक डायग्नोसिस आपने बनाना। लॉन्ग केस से रिलेटेड किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन है तो बारी बारी क्वेश्चन करें। स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कोई एक एक करके आप क्वेश्चन करें, इससे लॉन्ग केस से रिलेटेड क्वेश्चन करें। सर मैं पूछना ये चाह रही थी कि जिस तरह आपने कहा कि पहले ही पेशेंट को एक नजर देख लें, मतलब उसमें हम ये करें कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछ के फिर एक नजर देख लें, या उससे भी पहले मतलब जाते ही पहले देख लें? ठीक है, उससे सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन करवाना है और उसको पेशेंट को एक्सपोज करके एक नजर देख लें। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में बात का तो पेशेंट इतना उलझा देता है कि आपको 5-7 मिनट उधर ही जाया हो जाते हैं। तो आपने कंप्लेंट सुननी है और पेशेंट को ट्रैक के ऊपर रखना है। जब भी आप ट्रैक के ऊपर उसको रख सकेंगे कि अगर आपके जेन में पेशेंट का डायग्नोसिस या डिफरेंशियल होगा। डर्मेटोलॉजी में सबसे बड़ी एडवांटेज यही होती है। सर ये जब पेशेंट कहता है कि ये मसला है, जैसे भी देखते आते साथ ही पता नहीं चलता भाई, पेशेंट आपको देखने से तो मेरी बात सुन लेना, पेशेंट आपको देखने से तो मना नहीं करेगा ना, आप तो पेशेंट को लॉन्ग के देखने के लिए हैं। तो पहले अगर आप देख लेंगे, ठीक है, मसला बाद में उसका सुनते रहेंगे और फिर वो जो भी मसला बताए फिर आप अपने जेन में उसको ट्रैक के ऊपर करना है, ठीक है। मसलन एसएलई का पेशेंट आपको है, मेल है या फीमेल है, एसएलई का उसको आपने ये पूछना है कि आप जब आप धूप में जाते हैं तो धूप बुरी तो नहीं लगती, चेहरा रेड तो नहीं हो जाता, ठीक है, स्किन के ऊपर जलन तो नहीं होती। ये वरना वो कोई और बात शुरू होगा जी मेरे पाँव पे जख्म हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर मैंने अपना मुझे जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, ठीक है। तो अगर आपने सपोज आपके जेन में होंगे तो आप ये इसको सीक्वेंस आपकी कायम रहेगी, फिर पेशेंट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। बहुत बार पेशेंट बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, वो बिल्कुल इतनी परफेक्ट हिस्ट्री देते हैं और बिल्कुल बड़ा अपना पेशेंट स्टूडेंट्स के साथ जो है कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन ये ऐसे पेशेंट 5 to 10% से ज्यादा नहीं होते। 80-90% पेशेंट ऐसे होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और आपका लॉन्ग केस इसी वजह से रहता है। सबसे ज्यादा फेलियर रेट लॉन्ग केस में इसी वजह से होता है। आप पूछें, क्वेश्चन पूछें। जब पूछते हैं कि आपको क्या मसला है तो कुछ लोग कहते हैं यही मसला है, सिन दिखा देते हैं ये मसला है, फिर उनसे हम उगलवाते हैं कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हम बताएं कि उभरा हुआ है, लाल है, क्या है, तो वो कहते हैं नहीं यही मसला है। सर उसको फिर हम खुद ही पूछते जाएं कि जी इसी तरह का लाल रंग का निशान है, इसी तरह के छिलके हैं, सर उसको फिर हम कैसे उस टाइम करें? नहीं देखिए, पहले आपने पेशेंट को एक्सपोज करके देख लिया ना,
आपने देख लिया वो मैक्यूल हैं, हाँ जी। पैप्यूल हैं, प्लाक्स हैं, रेड है, अपना ब्राउन है या आइवरी कलर का है या किसी भी कलर का, ब्लू कलर का है, ठीक है। आपने एक पेशेंट को देख लिया ना, तो वो कहें कि पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेंट उसने कहा जी आप हॉस्पिटल में क्यों आए, इधर क्यों दाखिल हुए, बताएगा कि मुझे खारिश बहुत ज्यादा हो गई थी, या मैं अब मुझे जॉइंट्स का प्रॉब्लम ज्यादा हो गया था, या उसको फोटो सेंसिटिविटी ज्यादा हो गई थी, या सपोज पुराना सोराइसिस है तो एकदम से सोराइसिस जो है वो अपना अनस्टेबल सोराइसिस में चला गया था, तो या पस्यूल निकल आए थे, तो वो बताएगा। तो आप पहले देख चुकी होंगी ना, ठीक है। अगर तो जो पार्शियली ट्रीटेड पेशेंट है तो वो अभी आपको पता चल जाता है कि ये पार्शियली ट्रीटेड, तो आप वो बताएगा कि मैं 10 दिन से इधर हूँ, 10 दिन से मुझे ये इंजेक्शन लग रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगी ये पार्शियली ट्रीटेड पेशेंट है, पिक्चर थोड़ी सी चेंज हुई है। तो आप उन्हें उसको पेशेंट को ट्रैक पे रखना है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए इसमें एक मेरी बात सुन लें, उसको एक सेकंड मेरी बात सुन लें। आपका जो है ना, जब आप एफटीपीएस के स्टूडेंट हैं, एमसीपीएस के स्टूडेंट हैं, तो ये एग्जिट एग्जाम है और आपने कंसल्टेंट बनना है। इसमें एग्जामिनर आपको कॉन्फिडेंस भी देख रहा होता है। जरूरी नहीं कि सारी चीजें परफेक्ट हों, सारी चीजें आपके डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक हों आपकी, लेकिन आपका एक कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। कोई बात नहीं, गलती आप बीच में कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो इसका भी ये भी एक प्लस पॉइंट है। क्वेश्चन प्लीज। सर अगर पेशेंट इसी तरह हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो तो हम उसे उसकी बात काट दिया करें? हाँ बिल्कुल काटें, पोलाइटली काटें, ठीक है, डिप्लोमेसी से काटें। ये नहीं अच्छा ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको ये इस तरह से तो नहीं है, ठीक है, ये भी तो एक तरीका है ना। आपको कहीं खारिश तो नहीं होती, आपको चलने फिरने में मसला तो नहीं है। अच्छा आप ये जो कह रहे हैं चलने फिरने में मसला है, ये आप क्या, आपका क्या ख्याल है कि आपकी जोड़ों की वजह से है या आप ये पट्टे कमजोर हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से आप उसको अपना कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ पेशेंट की हिस्ट्री सुनते गए तो आपने उसने आपको कहीं कहाँ का कहाँ ले जाना है, ठीक है, और फिर दोबारा आपके पास इतना टाइम ही नहीं होना कि उसको ट्रैक के ऊपर लेके आए। तो शुरू से ट्रैक पे रखेंगे, ठीक है। और जो एग्जामिनर हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं, वो भी पेशेंट को बात कह देते हैं कि जी आप डॉक्टर साहब की बात सुने और जो ये कहते हैं इनके सवालों का जवाब दें। और सबसे बेस्ट अपना बेहतर यही है कि अगर आप सपोज अगर पेशेंट की जुबान में, अगर अपने पेशेंट पंजाबी स्पीकिंग है और आपको पंजाबी आती है और अपना आप समझ लेती हैं, बोल लेते हैं, तो उससे पंजाबी में कम्युनिकेट करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उससे अपना चीजें जो है उगलवा सकें। एक्सक्यूज मी सर, अगर पेशेंट से हम सिस्टेमिक रिव्यू कर रहे हैं पेशेंट के साथ, तो उसमें तो हम ओपन एंडेड ऐसे, जिस तरह अगर कार्डियक कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम पूछ सकते हैं आपको सीने में दर्द होता है, सांस फूलता हो काम करने पर, या रात को ऐसे आपको लगे कि सांस खराब हो रहा है, खिड़की की तरफ जाने, इसको हम, क्योंकि सिस्टेमिक रिव्यू कई दफा बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसको हम कैसे शॉर्ट डाउन करें? सपोज अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अब आपके जहन में क्या डायग्नोसिस है जिसका आपने हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर फॉर एग्जांपल अगर हम सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का ही कर रहे हैं तो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट उसमें है। बिल्कुल कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है, और कार्डियक इन्वॉल्वमेंट उसमें कोई जरूरी नहीं कि चेस्ट पेन के साथ हो। पेशेंट यूजुअली साथ इसके ब्रेथलेसनेस होती है, ठीक है, इसमें आप अस्कल्टेशन करेंगे तो उसमें अपना कार्डियक टेम्पोनेट आ सकता है, ठीक है। ब्लड उसकी अपना आपकी इतनी हार्ट साउंड इतनी ऑडिबल नहीं होंगी, ठीक है, या फिर ये कि उसमें कोई टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया आ सकता है। तो ये करने वो आपने वैसे नहीं करना कि अगर आप उसको अपना इन जनरल नहीं करना, ओपन एंडेड नहीं करना, स्पेसिफाइड रहे। सर ओके ठीक है। इसी तरह तो हिस्ट्री में आप कह के पंजाबी अगर आ रही तो आप पंजाबी में पूछ लें, तो एग्जामिनर अगर वो हिस्ट्री के क्वेश्चन पंजाबी नहीं है लेट्स सपोज तो नहीं समझ रहा, तो फिर से इस तरह मतलब काफी इस तरह हुआ सर कि कौन नहीं समझ रहा, डिफरेंट लैंग्वेज का है और पेशेंट और डॉक्टर सेम लैंग्वेज के हैं, फिर सर तो कोई बात नहीं, एग्जामिनर का ये एग्जामिनर ने हिस्ट्री नहीं लेनी ना, अपना एग्जामिनर ने हिस्ट्री देनी है। एग्जामिनर को सारी जुबानें समझ आनी चाहिए, ठीक है। वो आपसे पूछ लेगा कि अगर आप पेशेंट पश्तून है, आप भी पश्तून है, आपने पश्तो में कम्युनिकेट किया,
अच्छा, तो वो आपने जब एग्जामिनर को बताना है तो आपने एग्जामिनर को इंग्लिश या उर्दू में बताना है, ठीक है। आपने एग्जामिनर को भी, मैं एक और बात बताऊं, अगर आपकी हमारी जो मदर टंग नहीं है इंग्लिश, आपकी इतनी फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश की, ठीक है, घर में हम इंग्लिश नहीं बोलते, ना मैं बोलता हूँ ना आप बोलते होंगे, ठीक है, तो अगर आपने कोई चीज इंग्लिश में बता रहे हैं और आपको एकदम से आप सेंटेंस से आपसे नहीं जुड़ रहा, तो आप उर्दू में एक्सप्लेन कर देंगे, तो एग्जामिनर को इस चीज से गर्ज है कि आपने सही तरह से अपना जो रेलेवेंट अपना हिस्ट्री है वो आप उसको बता रहे हैं, या रेलेवेंट एग्जामिनेशन उसको बता रहे हैं, चाहे किसी भी जुबान में बता देंगे, ये अपना कोई ऐसा इसमें जो है कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है, ये प्लस पॉइंट ही है। जैसे हम अपने क्लिनिक में, थैंक यू सो मच। जैसे हम अपने क्लिनिक में भी जब पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसको एट ईज करके करते हैं। कई आते हैं हमारे पास उर्दू भी नहीं बोल सकते, तो उनको आप खुद ही पंजाबी में, अच्छा की ना है ਤੁਹਾਡਾ, अच्छा किधर से आई हैं, तो आप पता चल जाता है ना पेशेंट गांव से आया है या शहर का रहने वाला है, तो जितना एट ईज करेंगे उतना पेशेंट आपके साथ ज्यादा अपना कोऑपरेट करेगा। और आप जिस मर्जी जुबान में पेशेंट से कम्युनिकेट करें, जब आपने एग्जामिनर को बताना है तो आपने इंग्लिश या उर्दू में बताना है और बिल्कुल सादा तरीके से बताना है, कोई अच्छे खूबसूरत सेंटेंसेस बना के अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। बस आपने बता देना है कि ये चीज आपने अपना जो भी नॉलेज है उसको कम्युनिकेट करना है। ओके सर, थैंक यू सर। पेशेंट एक्सपोजर के बारे में बता दें कि फीमेल पेशेंट को एक्सपोजर किस तरह देना है और कितना देना है। जो देखें, बात सुने, अगर तो सपोज आपको लग रहा है कि ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या सपोज स्केबीज ही है, तो आप उसके, अगर आप पेशेंट भी फीमेल है, आप भी फीमेल हैं, तो उसको पूरा एक्सपोज कर, स्क्रीन होती है, पूरा एक्सपोज करके देखें। बात चीजों में, बात डायग्नोसिस में जेनिटल्स को एक्सपोज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मेरे क्लिनिक पे बहुत कोई ऐसे लग रहा है जैसे इसको अपना टाइप 2 हर्बी सिंप्लेक्स है, ठीक है, या और कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, या इवन स्केबीज है, ठीक है, या एमसीज हैं, या वॉर्ट्स हैं, ठीक है, वो इसी दे रहा है बात का, तो अपने सेल फोन पे अपना तस्वीर दिखा रहे होते हैं। मैं तो जब तक एक्सपोज ना करूं मैं डायग्नोसिस नहीं बनाता, और पेशेंट को मैं बात, अगर वो ना मैंने आपको अपना देखना, मैंने आपको अपना कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं देनी, ये इम्पोर्टेंट। जब तक हम पूरी तरह से डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे, हम किस तरह से फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, और जिस पे आपको जो अपना, अगर वो रेलेवेंट है तो आपने पूरा एक्सपोजर करना, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि अगर सपोज फीमेल पेशेंट है या मेल पेशेंट है और फीमेल स्टूडेंट है, तो आपको एग्जामिनर खुद जो है उतना ऐसा एक्सपोज करके दिखाएगा, हाँ ये इसके, ये अपना ग्रोइन रीजन में या जेनिटल रीजन में ये इसका प्रॉब्लम है, ये आप देख लें, ये भी इसको आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है, बाकी डिजीज के साथ आ रहा है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बात का उधर ग्रोइन रीजन में लिम्फेडिनोपैथी होती है, ठीक है, तो आप बिल्कुल एक्सपोज करके देखना चाहिए। ठीक है सर। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी सर। सर टाइमिंग क्या होना चाहिए आइडियली जिसमें हमें केस पूरा करके जैसे खत्म कर देना चाहिए? अच्छा, केस जब भी आधा घंटा होता है ना आपके पास, तो पहले 10 मिनट में आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लें, 10 या 12 मिनट में। उसके बाद ताकि आपको बिल्कुल आखिर में हड़बड़ाहट ना हो, आप बिल्कुल क्योस ना हो, कि बिल्कुल आप शेकन ना हो कि जी आप मेरी तो अपना अभी 7 या 8 मिनट रह गए हैं तो अभी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई, अभी हिस्ट्री में पेशेंट ने उलझाया हुआ है। तो आपके पास 10 या 12 मिनट में आपने पहला इंट्रोडक्शन और अपना थोड़ा एक्सपोज करके देख के हिस्ट्री कंप्लीट कर लें। उसके बाद तसल्ली से जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो रेलेवेंट है सब पहले करें। अगर कोई इरेलेवेंट रह जाएगा ना जनरल फिजिकल, आपने बहुत सारे जो ड्रिल करनी होती है जरूरी ड्रिल, जो रेलेवेंट ड्रिल है वो करें। अगर वो अपना वो रह जाएगा तो फिर आपसे सिस्टमिक भी कंप्लीट नहीं होगा। जी सर। बहुत सारे स्टूडेंट हैं बिल्कुल सही डायग्नोसिस बता रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने सही तरह से जो एब्डोमेन में फाइंडिंग होती है, चेस्ट में फाइंडिंग होती है, वो उनका रह गया होता है। अच्छा, जब हम कहते हैं जी आपने तो ये नहीं किया, उसका टाइम नहीं, आप टाइम में तो बाकी आप जो मर्जी करते हैं, आप आपने लॉन्ग केस में आपने ये चीजें अपना जो जिनका ताल्लुक था उसके डायग्नोसिस के साथ वो मिस कर दिए, तो फिर कैसे पास होंगे? जी सर। तो सर 20 मिनट्स में कर देना चाहिए आइडियली?
नहीं, हिस्ट्री देखिए आधा घंटा है ना आपके पास, जी पहले जी 10-12 मिनट में हिस्ट्री और फिर रिमेनिंग जो 18-20 मिनट है उसमें पूरा एग्जामिनेशन वगैरह करें। सही और सही ठीक जो है हिस्ट्री अगर आपकी नहीं कंप्लीट हुई ना डॉक्टर साहब, हिस्ट्री नहीं जी कंप्लीट हुई ना पहले 10 मिनट में, तो साथ साथ एग्जामिनेशन करती जाएं और हिस्ट्री भी लेती जाएं। अच्छा और सही इससे भी नहीं घबराना कि अगर आपने सपोज अपना चेस्ट देखते देखते कोई चीजें छोड़ दी हैं, सपोज किसी एरिया की परकशन छोड़ दी है या ऑस्कल्टेशन छोड़ दी है, तो आप एब्डोमेन करना शुरू हो गई, बाद में आपको याद आया कि मेरी चेस्ट के एग्जामिनेशन में ये चीज छूट गई है या हार्ट के एग्जामिनेशन में ये चीज छूट गई है, तो दोबारा कर लें, कोई ऐसी बात नहीं। हम भी वी हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस, तो हमें पता होता है कि इस वक्त स्टूडेंट जो है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा अपना टेंस है, तो ये आपने बस उस स्पेसिफाइड टाइम में आपने कंप्लीट करना है, तो कोई नहीं अगर हैपेजेट हो जाता है डजंट मैटर, बिल्कुल उसकी परवाह करनी और उसके बारे में टेंस नहीं होना क्या अच्छा ये क्या सोचेगा, मैंने तो ये पहले छोड़ दिया था, मैं ये कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। जी सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर सर एक क्वेश्चन था कि अगर कोई हिस्ट्री के पर्टिकुलर क्वेश्चन हमसे भूल जाते हैं तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हम दोबारा उनको पूछ सकते हैं, मिसाल के तौर पे हमें यही मैं अचानक याद है ये हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। इवन आपने हिस्ट्री भी ले ली, एग्जामिनेशन भी कर लिया, आपने आखिरी 5 मिनट में आप बैठे खड़े हैं कि आपने सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, फिर आपको कोई चीज याद आती है, बिल्कुल करें, वो आपका टाइम है, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई चेक नहीं कर सकता, वो आपने अपने टाइम को अपनी मर्जी के मुताबिक यूटिलाइज करना है, और बिल्कुल मेरे नजदीक ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ठीक सर, थैंक यू सर। सर अगर टाइम शॉर्ट है, वैसे तो आइडियली सीवीएस एग्जामिनेशन 45 के एंगल पे होना चाहिए, लेकिन अगर सर टाइम शॉर्ट हो तो हम उसको लाइंग फ्लैट पे या बैठे बैठे कर सकते हैं? अगर बिल्कुल कर सकते हैं, अगर बात का तो होता है कि बेड ऊपर नहीं जा रहा, 45 एंगल के ऊपर नहीं जा रहा, तो नीचे तकिए रख लें या कोई और इस तरह से करके कोशिश करेंगे करें, बस एग्जामिनर को बता दें कि ये ऐसे होना चाहिए, अब ये डिफिकल्टीज आ रही हैं लॉजिस्टिक में, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ठीक है आपको पता है कि ये 45 के एंगल पे करना। इन चीजों पे अपना ये ठीक है, ये इस पे इसका चीज का ख्याल रखें, लेकिन ये कि इन चीज को इसके बारे में घबराना नहीं है आपने। जी सर। सर आपसे एक क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री पूछते हुए पेशेंट जैसे कोई क्रॉनिक इलनेस का है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है या सोराइसिस है, वो करंटली अभी बता रहा है कि मुझे जी ये डिजिटल अल्सरेशन हुई है, लेकिन उसकी हिस्ट्री 7-8 साल से चल रही है, तो हमने उसको आइडली कैसे लेके चल रहे हैं? उसके पहले करंट इवेंट को कंप्लीट करें और फिर प्रीवियस हिस्ट्री को लें, या शुरू से 8 इयर्स बैक वाली हिस्ट्री से स्टार्ट करें लेते हुए? अगर हिस्ट्री में कोई गैप नहीं, अगर हिस्ट्री में कोई गैप नहीं है, उसकी हिस्ट्री 8 साल पहले से शुरू होती है और पहले उसको सपोज चेल ब्लेन होती थी और उसके बाद अपना डिजिटल स्टेशन आ गई है, बाद में ठीक है 2 अपना ऑटोइम्यून डिजीज या 2 कोलेजन वैस्कुलर डिजीज इकट्ठी भी आ सकती हैं, आगे पीछे भी आ सकती हैं। आप अगर हिस्ट्री में गैप नहीं है तो वो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में ही आएगा। अगर गैप आ गया कि बीच में 5 साल 10 साल वो बिल्कुल ठीक रहा है, उससे रिलेटेड कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो फिर आप उसको अपना जो है वो पास्ट हिस्ट्री में चला जाएगा और प्रेजेंट हिस्ट्री जो है 5 साल पहले से शुरू होगी, 8 साल पहले से नहीं। अगर गैप नहीं है, वो भी साथ साथ आ रही है और नई भी आ गई है, तो वो अपना हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में ही आएगा। दोबारा बोले। मैंने कहा ठीक है, फिर उसको यानी कि जैसे किसी में गैप नहीं है और विद ट्रीटमेंट वो डिजीज फ्री रहा है विद ट्रीटमेंट, तो उसको हमने हमने 8 इयर्स बैक से ही स्टार्ट करना है। 8 ईयर बैक से स्टार्ट करना है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के साथ ही जा रहा है। सर कभी कभार पेशेंट ऐसे देते हैं कि एक हिस्ट्री उनको यानी एक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट उनकी 15 डेज बैक की होती है और एक 1 ईयर बैक की होती है, तो तब हम क्या वो भी से भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में वो ऊपर ही रखते हैं? नहीं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट तो डॉक्टर साहब वो होगी ना जिसके साथ वो अभी हॉस्पिटल में आके एडमिट हुआ है, वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वो होगी। वो जो साल पहले का है वो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में है।
बीमारी 6 साल से, उस पेशेंट को बीमारी 6 साल से चल रही होती है, लेकिन जैसे एक सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का पेशेंट है, उसको डिस्फेजिया 1 ईयर से है और 15 डेज से उसको हैंड्स एंड फीट पे अल्सर्स है, तो फिर सर उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में डिस्फेजिया भी और वो भी है, तो फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में तो आएगा अपना आप बताएंगे कि 15 डेज से ये है, ठीक है, 1 साल से ये है, 5 ईयर से ये है, ठीक है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट अक्सर वो होती है, अगर आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट खाली ये 10 दिन की लिख दी है कि अल्सरेशन के साथ हॉस्पिटल में आया है, उससे पहले जो भी उसके प्रॉब्लम थे उसके साथ वो अपना घर पे ट्रीटमेंट ले रहा था, तो वो जिसके लिए दाखिल हुआ है वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होगी 10 दिन की, ठीक है। ये बाकी सारी चीजें हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आती है। ओके सर, ठीक है। हाँ, ये बड़ी क्लियर है, कोई इसमें ऐसी अगर आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में भी वो साल और 5 साल की बात बता दी है तो नो हार्म। आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस जब शुरू करनी है तो आप कहेंगे जी 7-8 साल पहले इस तरह से पहले ये था। जी जी, पेशेंट अपनी हिस्ट्री बता रहा है, वो रेज लियन की है, प्लाक की जैसे है तो रेज लियन बन रही है, ये वो हिस्ट्री नरेट करते हुए आप सजेस्ट क्या करते हैं कि हम बीच में पेप्यूल प्लाक बोल सकते हैं या पेशेंट लैंग्वेज में ही बोल रहे हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेन में कि जी हिस्ट्री ऑफ पेनफुल या इची रेज रेड लियंस हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि नरेट क्या है? नहीं ये ज्यादा बेहतर है, जो सेकंड पार्ट है ना आपका कि अरिथमेटस रेज सेमी सॉलिड या सॉफ्ट या फर्म या हार्ड लीजन्स, ठीक है। जब आपने एग्जामिनेशन बताना है तो उसमें आप बता दें, क्योंकि पेशेंट को क्या पता है ये नोड्यूल है, ये प्लाक है, ये मैक्यूल है या पर्परा है, ये क्या चीज है, ठीक है। पेशेंट को तो नहीं पता ना, आपने वो हिस्ट्री वो अपना उसके लियन का वर्ड यूज कर लें हिस्ट्री में, और जब आपने अपना बताएंगे एग्जामिनेशन बताएंगे तो उसमें आप सारा एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू सर। अच्छा, एक और बात इसमें, जब आपने ये करना है ना, आपसे सपोज आपने ट्रीटमेंट अपना देखी तो आपने पेशेंट उस पर्टिकुलर पेशेंट की जो आपका उस वक्त है पर्टिकुलर पेशेंट, उसकी ट्रीटमेंट बतानी है, उससे रिलेटेड अपना ट्रीटमेंट आपने लिखनी है। जो बुक में सोराइसिस की ट्रीटमेंट लिखी हुई है या बुक में कोई और चीज के किसी की ट्रीटमेंट वो नहीं बतानी। हो सकता है कि वो जो बुक में लिखी हुई है वो उस पेशेंट में कंट्राइंडिकेटेड हो। अब पेशेंट जो सोराइसिस की पेशेंट है या एसएलई की पेशेंट है या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस की पेशेंट है या एरिथ्रोडर्मा की पेशेंट है, वो साथ डायबिटिक भी हो सकती है। आजकल हर दूसरे तीसरे बंदे को हेपेटाइटिस बी सी भी है, ठीक है, उसका साथ वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और उसको आपने देखना है कि उसका लिवर का अगर इन्वेस्टिगेशन है तो उसके क्या लिवर एंजाइम्स कितने हैं, लिवर का स्टेटस क्या है, किडनी का स्टेटस क्या है, तो उसके मुताबिक आपने, और पेशेंट का इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, उसके मुताबिक आपने पेशेंट का ट्रीटमेंट बताना है कि इस पेशेंट को मैं ये अपना टॉपिकली ये एडवाइस करूंगी और सिस्टेमिकली मैं ये एडवाइस करूंगा या करूंगी, ठीक है, ये एडवाइस करूंगा इस पेशेंट को। क्योंकि डिजीज की ट्रीटमेंट नहीं आपने बतानी, आपने उस मरीज की ट्रीटमेंट बतानी, ठीक है। और उसमें सपोज साथ हाइपोटेंसिव भी है तो आप एग्जामिनर पूछ रहा है जी अच्छा आप अपना डॉक्टर साहब इसको लाइक इसको एसएलई है या सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है या उसको, तो आप इसको अपना या सोराइसिस है तो इसको ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाई आपने देनी है, कौन सी मेडिसिन साथ नहीं देनी, या उससे उसके फिजिशियन से रिक्वेस्ट करना है कि सपोज इसके बीटा ब्लॉकर बंद कर दे या इसकी अपना एस इनहिबिटर्स बंद कर दें, उसकी जगह किसी और चीज से अपना रिप्लेस कर दें। तो ये आपने सपोज आपने सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के पेशेंट को अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी देने होते हैं, वो भी एंटी हाइपोटेंसिव है। अगर आप दोनों को साइमल्टेनियसली उससे ट्रीट करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें आप बीटा ब्लॉकर आपने नहीं देने क्योंकि उससे वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है और उसके वो अपना स्क्लेरोडर्मा को या स्क्लेरोसिस को और ज्यादा एग्रीवेट करेगा, तो वो उसको अपने उसको नोट लिखना है उसके फिजिशियन को कि ये किसी और चीज से रिप्लेस कर। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी छोटी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ये नहीं आपने कहना कि अच्छा वो ब्लड प्रेशर की दवाई है तो उसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, या डायबिटीज की दवाई है तो उसके इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। सपोज इन्फेक्शन है, साथ डायबिटीज है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ले रहा है, आप समझते हैं कि इसको इंसुलिन, तो आप कहेंगे मैं इसके फिजिशियन को रिक्वेस्ट करूंगी इसको इंसुलिन पे डालें, इसकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है जिसकी वजह से इसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रही है। तो ये इस तरह से आपने उसको डील करना है।
सर ये उस जो वक्त आपने इन्वेस्टिगेट जी हाँ हाँ सर जो इन्वेस्टिगेशन से बुक में अब जैसे वो है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में इंफ्रारेड थर्मोग्राम, तो और जो रूटीन में हम शायद नहीं कराते वो इस तरह की लिखी हो सर, वो हमने बतानी है? अगर पूछे तो बताने, वो पूछ लेंगे। अच्छा और आपका चले इस एग्जामिनर यूजुअली इस तरह से पूछते हैं, अच्छा आप इस पेशेंट को छोड़ें, आप इस डिजीज के लिए और कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये सर है फिर कि वो बताएं सर। आपका जो एडवांस जो नॉलेज है वो चेक करे, या वो ठीक ये है। भी पूछ और सकता है सर कि ये इसमें और वो भी ये भी पूछ सकते हैं इसमें और अपडेटेड क्या नई क्या अपना रिसेंट एडवांसेस क्या हैं इसमें, तो वो इस तरह से ये क्वेश्चन पुट कर सकता है। अब देखिए मेरी बात सुने, मैं एक मेरी बात सुने। एक सपोज एक अपना पेशेंट है, वो बड़ा पुअर है बेचारा, अक्सर ये है कि लोअर मिडिल क्लास के या मिडिल क्लास के होते हैं। अच्छा छूटते साथ ही जो है ना अपना स्टूडेंट कहते हैं जी सर इसको ये सोराइसिस है, ये इसको बायोलॉजिकल्स पे डालेंगे। भाई बायोलॉजिकल पे डाल सकते हैं, उस गरीब आदमी को बायोलॉजिकल तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो बहुत सारी इसी बहस में टाइम वेस्ट हो जाता है, कहते हैं अच्छा इस पेशेंट को बायोलॉजिकल देंगे, तो आपके जेहन में होता है क्योंकि रुक में लिखा हुआ तो हम देना है। ये मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ जी। क्वेश्चन कुछ कर रही थी आप? जी सर एक और क्वेश्चन था कि जो सर की स्कोरिंग सिस्टम है, जैसे पासी तो हमने सोराइसिस में करना है सर, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, मॉडिफाइड रॉडनेट और एटोपिक एक्जिमा में जो स्कोर 10 है सर, वो भी करना है लॉन्ग केस में, अगर एटोपिक का पेशेंट आइए सिस्टेमिक का? देखिए अगर बिल्कुल अगर कोई आपसे पूछे तो आपके जेहन में ये होना चाहिए, ठीक है। वो वैसे अगर आपने डायग्नोसिस कर लिया है, डिफरेंशियल बना लिया है, बाकी सारी चीजें ठीक बता रहे हैं और आपको जेहन में ये भी चीज है तो आप पूछे तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि इसका ये स्कोर इतना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ अच्छा, तो ये वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपने मरीज का ट्रीटमेंट बताना है, डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं बताना उस पर्टिकुलर पेशेंट का, ठीक है। एक और बात जो मैं शायद अपना इस चीज को माइंड करता हूँ तो और कोई ना माइंड करते हो, अच्छा कभी भी ये स्टीरॉइड को फर्स्ट ऑप्शन ना रखें। कई तो होता है ना जी, आप पेशेंट का आया बड़ी ईचिंग है, ये वो उसको शॉर्ट ऑफ अपना एक इंजेक्शन दे दें, डेपोमेड्रोल का दे दें या डेकाड्रॉन का दे दें, ठीक है, और या फिर टॉपिकल स्टीरॉइड लगवा दें, ये कोई बेहतर ऑप्शन नहीं होती। उससे लेस जो क्योंकि उसके साथ पेशेंट यूजुअली स्टीरॉइड खा के और लगा के आया होता है और उसके साथ उसकी बेशुमार कॉम्प्लिकेशन भी आ रही होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, फिर उसके साथ ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उसे हाइपरटेंशन हो जाता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, बड़ी बेशुमार और चीजें। या पेशेंट सपोज एज्मा का पेशेंट है, वो काफी अरसे से स्टीरॉइड ले रहा है, ठीक है, उसको साथ फंगल इन्फेक्शन है, तो आपने ये देखना है कि उसको कैसे मैनेज करना है। तो इसको अपना अगर कोई पेशेंट पे कोई थेरेपी नहीं वर्क कर रही तो आप देखें कि कोई अंडरलाइन कोई और किसी डिजीज के लिए कोई इम्यूनो सुप्रेसेंट तो नहीं ले रहा, बाकी और थेरेपीज क्यों नहीं इस पे वर्क कर रहे। तो ये फर्स्ट चॉइस ना रखा करें। हमारे डर्मेटोलॉजी में हमारा मजाक भी इसीलिए बनता है कि डर्मेटोलॉजी की बेटनोवेट ट्यूब भी लगवानी है या ओरल आपने डेकाड्रॉन अपना देना है या बेटिसोल ही देनी है, तो ये आप बिल्कुल रखें। यहाँ लाइक सपोज पैम्फिगस का पेशेंट है, तो पैम्फिगस के पेशेंट में जब आपने थेरेपी शुरू करनी है तो पहले दिन से ही आपने स्टीरॉइड के साथ स्टीरॉइड स्पेरिंग साथ शुरू करनी है, ठीक है, साथ कैल्शियम भी देनी है, साथ पोटेशियम भी देनी है, और उसके कुछ अरसे के बाद आपने अपना ये उसके बिसफॉस्फोनेट भी देनी है। ये सारी चीजें जब ट्रीटमेंट लिखेंगे तो आपने ये सारी चीजों को एग्जामिनर पूछते हैं, सपोज पैम्फिगस का पेशेंट है, इसका ट्रीटमेंट लिखें, तो आपने सारे अपने प्रेस्क्रिप्शन में आपने ये सारा ट्रीटमेंट, अगर आपने सपोज 40 मिलीग्राम स्टीरॉइड दिया है, ठीक है, साथ उसको सेल्सेप्ट या साइक्लोफॉस्फोमाइड या एजाथाइप्रिन, साथ ये भी उसकी अपना वो भी आपने लिखना है, साथ में पोटेशियम भी लिखनी है, कैल्शियम भी लिखनी है, कैल्शियम देने के कुछ दिनों के बाद या कुछ वीक्स के बाद बिसफॉस्फोनेट भी देनी है, ठीक है। अगर सपोज सेकेंडरी इन्फेक्शन है साथ एंटीबायोटिक्स भी देनी है, ठीक है, साथ तो उसके H2 ब्लॉकर भी देने हैं। तो खाली आप अगर आधी आधी बातें करेंगे, अच्छा सर इसको स्टीरॉइड शुरू करवाएंगे, वो कहेगा फिर और इसके साथ क्या देंगे, अच्छा हम स्टीरॉइड स्पेरिंग भी दे सकते हैं, अच्छा ये भी दे सकते हैं, क्योंकि आप कंसल्टेंट हैं,
आप भी कंसल्टेंट, वो एग्जाम आपने पास करने साथ ही कंसल्टेंट बन जाना है, ठीक है। तो आपके जेहन में होना चाहिए कि पहले दिन से मैंने कैसे अपना ट्रीटमेंट करना है। अगर सपोज पैम्फिगस का पेशेंट है, वार्ड में होता है, तो उसके जाके डेली प्रोग्रेस नोट्स में क्या क्या चीजें देखनी, ये रेलिवेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि रोजाना चेस्ट एग्जामिन करना है, एब्डोमेन एग्जामिन करना है, उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि उसका गाय बगाए विटामिन D3 करवाना है। तो ये चीजें, ताकि उसको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, उसको कोई पेप्टिक अल्सर जो है वो ना ब्लीड कर जाए, ये चीजें आपने अपना जो डेली प्रोग्रेस नोट्स में, अगर आप वार्ड के साथ इन टच हैं तो ये आपकी रूटीन होती है, आप रूटीन में बता देते हैं। और यही चीजें हैं, ठीक है। कोई माफोकुल फितरत चीजें या कोई सिंड्रोम, कोई और लंबी चौड़ी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें कोई नहीं पूछता। ये अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में यही रेलिवेंट चीजें। अभी आपको लॉन्ग केसेस से अपना रिलेटेड कोई आपके जेहन में कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें, फिर मैं शॉर्ट केसेस पे जाता हूँ। हेलो सर, आपको हिस्ट्री लेने के बाद जब कहते हैं कि अब आपने केस को डिस्क्राइब करें, तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन तकरीबन कितनी देर में हो जानी चाहिए? बिल्कुल, उसमें रेलिवेंट पॉइंट अपना बताने हैं, वो विद इन 5 मिनट्स आपकी हो जानी चाहिए। इसका जो आपने जब डिस्क्रिप्शन देनी है तो रेलिवेंट चीजों को बताने, जो पॉजिटिव हिस्ट्री में अपना जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, एग्जामिनेशन में जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, मैं यूजुअली ये कहता हूं कि आप अपना जस्ट एलेबोरेट द पॉजिटिव पॉइंट्स इन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन विच में लीड टू योर डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। तो साथ में जो ये कहना चाहते हैं कि अपना नो एबनॉर्मेलिटी इन द एब्डोमेन, नो एबनॉर्मेलिटी इन द चेस्ट, हार्ट इज नॉर्मल, ये वो, तो अगर कोई ऐसी उसके साथ अपना इससे ये सारी टाइम वेस्टिंग होती है। तो अगर आपने गौर से उसकी एग्जामिनर की बात को सुनना है कि वो कह रहा है कि ये पॉजिटिव पॉइंट बताएं हिस्ट्री में, एग्जामिनेशन में, विच में लीड टू योर डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और अगर आपका पहला डायग्नोसिस आपको पता है कि ये आप श्योर हैं, तो पहले वो डायग्नोसिस बताएं। आपने ये देखें, जब मैं भी स्टूडेंट था और अभी हमें पता होता है कि ऑलमोस्ट ऑलवेज आपने ये केसेस पहले देखे हुए होते हैं, कईयों ने नहीं भी देखे होते हैं, लेकिन काफी 50-60% चांसेस हैं कि आपने देखे हुए होते हैं और हमें पता होता है, ठीक है। फिर भी आप पहला ये नहीं कि अच्छा इसको मैं नीचे रखूंगी, इसको शक ना पड़ जाए मैंने केस देखा है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट है पेशेंट के पास, तो पहले मुस्कुरा के अच्छा, वो उसे पता होता है कि शाम को भी आके मुझे देख के गया ये स्टूडेंट, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर आपको एक चीज सामने नजर आ रही है तो पहला डायग्नोसिस वही रखें, दूसरा कोई और रखें, तीसरा कोई और रखें। ये नहीं है कि आप अपनी एक चीज को छुपाने के लिए जो सही आप डायग्नोसिस पे पहुंचे भी हुए तो उसको तीसरे चौथे नंबर पे रखें। ये ऐसा मत कीजिएगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। लॉन्ग केस से रिलेटेड, लॉन्ग केसेस से रिलेटेड कोई और किसी के में क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था कि लॉन्ग केस में सर जो लॉन्ग और शॉर्ट केस है वो आपस में कंपनसेट करते हैं नंबर्स का, तो मार्क्स ये आपस में कैसे कंपनसेट करते हैं? मेरा नहीं ख्याल एटलीस्ट लॉन्ग केस में, लॉन्ग केस में आपके कम से कम 55% होने चाहिए, 55% तो होने चाहिए ना लॉन्ग केस में। इससे नीचे हो तो फिर कोई चीज कॉम्पनसेट नहीं करती। कम से कम 55% होने चाहिए, इसका आगे पीछे भी हो सकता है, वो कोई ऐसा नहीं है। तो आप ये कॉम्पनसेशन के चक्कर में नहीं, बस आपने सुथरे तरीके से एग्जाम देना, ठीक है। वो खुद ही जो है ना एक अपना एक दूसरे को कॉम्पनसेट करते रहेंगे। अब शॉर्ट केसेस में आप लोगों के पास होने के काफी ज्यादा फेयर चांसेस होते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम ही लॉन्ग केसेस में होता है। अच्छा, आप शॉर्ट केसेस का शुरू करते हैं, टाइम क्या हुआ, कितना टाइम लगेगा? अच्छा, शॉर्ट केसेस में एक तो हामते कामते आप शॉर्ट केसेस में जाते हैं, ठीक है। पहले के अब आपके पास टोटल सपोज 5 मिनट्स हैं, तो पहले 1-2 मिनट तो आप अपना कोई पसीना भी आया होता है वो ग्लव्स पहनने में या ग्लव्स उतारने में लगा देते हैं। बाबा, अगर ग्लव्स पहनने जरूरी हैं तो ग्लव्स जरूर पहने, ठीक है। और अगर नहीं पहने जरूरी तो उस पर टाइम वेस्ट ना करें।
ग्लव्स ऊपर नहीं जा रहे हाथों के, या एक ग्लव फट गया फिर नया निकालने हैं, उतनी देर में काफी 1-2 मिनट गुजर जाते हैं। तो जाते साथ ही पहले एग्जामिनर की बात को गौर से सुने तो वो क्या कह रहा है। सपोज उसने कहा कि एग्जामिन द हैंड्स एंड अदर रेलिवेंट एरियाज, तो आप पहले हैंड्स को एग्जामिन करें। अब अगर हैंड पे सपोज कोई लेप्रेसी का लीजन है या कोई मॉर्फिया का लीजन है या कोई वास्कुलिटिक लीजन है, तो फिर उससे रेलिवेंट आप करें। अगर आप कहें कि आप ये समझते हैं कि कोई इसमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, ये गालबन कोई लेप्रेसी या कोई और इस तरह की अपना कोई न्यूरोपैथी वगैरह इसमें नहीं है, तो उसको पीछे चले जाएं। ये नहीं है कि आपने जरूर हाथ के एग्जामिनेशन में आपने ये सारे मसल भी करने हैं, आपने सारा अपना जॉइंट्स भी करने हैं, आपने सेंसरी एग्जामिनेशन भी करना है। हाथ पे देख लें फाइंडिंग क्या मिल रही है, ठीक है। अगर आपको ये सपोज डिजिटल अपना इसमें पिटिंग है और नेक्रोसिस है और उधर अल्सर बने हुए हैं, तो वो देख लें, उसकी पल्सिस देख लें, उसका देख लें कि अपना कोई उसमें जॉइंट्स की कितनी कोई रिस्ट्रिक्शन है और उसके मसल की कोई वेस्टिंग है या नहीं। और उसके साथ फिर फौरन बाद हाथों के फौरन बाद पाँव देखें दोनों, एक देख के एक हाथ देख के दूसरा हाथ, और दोनों हाथ इकट्ठे देखें, दोनों पाँव इकट्ठे देखें, पल्सिस उसकी पलपेट करें, ठीक है। फिर ऊपर देखें उसके स्पोज नीज तक ले जाएं, नीचे उसके जो भी ट्राउजर है उसको ऊपर तक ले जाएं, स्लीव्स हैं तो उसको अपना एल्बो से ऊपर तक ले जाएं। उसके देखें कि बाकी किसी और अपना जॉइंट्स के ऊपर कोई ऐसे लियन तो नहीं है। फिर उसका फेस देखें। अगर सपोज एक्रेल एरिया है ना कमांड, तो एक्रेल एरिया को कंप्लीट आपने ये हाथों की कमांड है तो हाथों के साथ पाँव जरूर देखें, फेस जरूर देखें, क्योंकि ये सारे एक्रेल रीजन में आते हैं। और कोई एक जैसे सपोज ये अपना स्क्लियोडर्मा ही ले लें, तो ये सारी इसका ज्यादा फेयर चांसेस है। अगर हाथों की इन्वॉल्वमेंट है तो पाँव की भी होगी, फेस की भी होगी। अगर सपोज उसने कहा एग्जामिन द फेस एंड अदर रेलेवेंट एरियाज, तो फेस के ऊपर आपको फोटो सेंसिटिविटी लग रही है या कोई डीएलई के लियन है या कोई अपना बटरफ्लाई रैश है, तो पूरा फेस देखें, आंखें देखें, मुंह खुलवा के देखें सुथरे तरीके से, या अपना जैसे मिकोजी देखते हैं। साथ ही स्कैल्प देखें, ठीक है, साथ ही स्कैल्प देखें कि उसमें कोई हेयर लॉस तो नहीं है, कोई स्कारिंग नॉन स्कारिंग एलोपेशिया तो नहीं है, हेयर का टेक्सचर कैसा है, कोई अपना डल लस्टरलेस हेयर तो नहीं है, हाफ ब्रोकन हेयर तो नहीं है, ठीक है। उसके साथ ही फिर उसके हैंड देखें, उसके साथ फिर उसके पाँव देखें, फिर भी टाइम हो तो फिर बाकी और एरिया से। अगेन इसमें भी जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो रेलेवेंस इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आपने चेहरे से शुरू हुए हैं तो पहले ट्रंक पे देखते हैं, देख रहे हो आपने ना उसके हाथ देखे हैं ना उसके पाँव देखे हैं और टाइम खत्म हो गया। डायग्नोसिस अगर आपके ध्यान में आ भी जाए तो उस डायग्नोसिस से रिलेटेड, सपोज उसने कहा कि आपको कह के दिया उसके अपना एग्जामिन द नेल्स एंड अदर रेलिवेंट एरिया। अब नेल्स पे आपको कोई थिनिंग मिलती है, लॉन्गिट्यूडनल कोई हाइपरपिगमेंटेड बैंड मिलते हैं या ट्रिजियम मिलता है या अपना डिस्ट्रोफी मिलती है, तो आप दोनों हाथों के दोनों पाँव के नेल्स देख के, ठीक है, उसके पाम एंड सोल्स देख के फिर उसका मुंह एग्जामिन करें कि इसमें अगर लाइकन प्लेनस का शक है तो फिर सबसे पहले उसका माउथ देखें, फिर उसकी स्कैल्प देखें, और फिर अगर आप उसके जेनिटल देख सकते हैं तो जेनिटल देखें जो उनकी कॉमन साइड्स है, ठीक है। अगर सपोज हाथों को मिले बना ये वेब्स के अंदर कोई बरोज वगैरह बनी हुई हैं, स्केबीज का शक है, तो इसके बाद उसकी रिस्ट देखें, उसकी एक्सिली देखें, उसके जो बाकी हिडन प्लेसेस हैं या जेनिटल्स हैं वो देखें, ताकि ये सारी इस तरीके से आपने करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये आपने सपोज पाँव का है तो पाँव के कभी सेंसरी एग्जामिनेशन शुरू कर दिया, कभी पल्सी चेक करनी शुरू कर दी, कभी जॉइंट्स का देख लिया, कभी मसल्स का शुरू कर दिया। जो उनमें से जो चीज रेलेवेंट है वो करें, इररेलेवेंट चीजें बाद में टाइम बचे तो वो आप बेशक बाद में कर लें। हाँ, जैसे ऐसे सिस्टमिक स्क्लेरोसिस का फिर मैं कि एग्जामिन द हैंड रेलेवेंट एरिया, उसमें हैंड देख लिए आपने, उसके फीट देख लिए, उसका फेस देख लिया, फिर भी टाइम बचा है तो आप उसकी चेस्ट अस्कल्टेट करें कि इसकी चेस्ट में कोई फाइंडिंग नहीं है जो उसकी फेवर करती है सिस्टमिक स्क्लेरोसिस को।
या उसका फिर भी टाइम बच गया फिर उसका हार्ट ऑस्कल्टेट करें। तो ये इस तरह से अगर सपोज कुटेनियस ट्यूबरकुलोसिस आपको नजर आई है तो उसमें वो देखने के बाद अगर और नहीं मिला तो उसकी भी चेस्ट, उसके अपना लिम्फोडेनोपैथी देखना और उसकी चेस्ट ऑस्कल्टेट करना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रेलेवेंट। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करें, शॉर्ट केसेस से रिलेटेड। Sir, can we ask any question in short case from the patient? अब वो एग्जामिनर बता देते हैं कि आप इससे 2 क्वेश्चन पूछ सकती हैं या 1 क्वेश्चन पूछ सकती हैं, या मुझसे अपने इसके प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई 1 या 2 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। Okay, फिर आपने जो क्वेश्चन पूछना है ना, अपना क्वेश्चन वेस्ट नहीं करना, आपने भी वो क्वेश्चन पूछना है जो जिससे आपको फायदा हो। अगर ड्यूरेशन पूछने का फायदा, ड्यूरेशन पूछें, ठीक है। अगर आपने इसके अपना सपोज आपको लग रहा है कि ये कोई अपना कोई सिफिलिस के लिए है, सेकेंडरी लुइस के लिए है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि अच्छा कोई सेक्सुअल कांटेक्ट या जेनिटल के ऊपर कोई लियन तो नहीं है। ये रेलेवेंट क्वेश्चन बने। So one thing more, how many DDs should be there in a short case? At least 3? देखिए अगर तो पूछा है उसने, एग्जामिनर के पे डिपेंड करता है ना, या तो कहेगा कि इसका डायग्नोसिस बताएं या कहेगा इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताएं। तो पहले वो आपने डिफरेंशियल बताना है, जो कहते हैं ना पहले बहन को बहन से डिफरेंशिएट करना है, फिर बहन को कजन से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। फिर उसके जो अपना सेकंड कजन है उनसे डिफरेंशिएट करना है। तो जो अगर कोई सोराइसिफॉर्म लियन है तो उनको बस, बाकी जो और सोराइसिफॉर्म लियन है उनसे डिफरेंशिएट करना है, वो उसके डीडी में आने चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि एक डीडी कोलेजन वैस्कुलर बता दिया, अपना ये कोई वास्कुलाइटिस बता दिया, उसका जो है अपना हेनक शून्य पर पूरा होगा, नहीं होगा अपना आपने कोई और उसमें ऐसी चीज बता दी है कि जो उसका उसके अपना कोई बेसिकली ये नहीं जिसमें वो होता। 3 3 3 5 बता भी देते हैं, अच्छा कम से कम इसके 3 डिफरेंशियल, अच्छे डिफरेंशियल बताएं, ठीक है। तो अगर 3 से ज्यादा किसने पूछने होंगे, 3 से ज्यादा भी वो खुद आपको गाइड करते थे, आप 5 बता दें, 3 बता दें, या एक ही अपना डायग्नोसिस बता दें। ओके सर, थैंक यू। सर अल्सर की एग्जामिनेशन, अगर लेग्स पे अल्सर है तो उसमें फिर क्या क्या करेंगे? टॉर्निकेट करते हैं, बर्जर्स टेस्ट, ये सारा कुछ शॉर्ट केस में करना होता है, बीपी वगैरह? देखिए अल्सर के आपके जेन में किस तरह का अल्सर है, जैसे आप अपना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में अल्सर हो सकता है, मार्फन में अल्सर हो सकता है, बहुत सारी और अपना जो जीनोडर्मेटोसिस हैं उनके साथ, प्रीमेच्योर एजिंग सिंड्रोम के साथ हो सकता है, ठीक है। बाकी ये अपना वास्कुलाइटिस के साथ अल्सर हो सकता है, या अपना बाकी जो वीनस इनसफिशिएंसी के साथ हो सकता है, या वेरिकोसिस के साथ हो सकता है। तो उसके मुताबिक करें ना, अगर वास्कुलिटिक लग रहा है तो उसको उसके मुताबिक करें, फिर साथ में पल्सिस वगैरह भी देख लें। अगर वेरिकोस लग रहा है साथ वेरिकोसिस भी देख लें। अगर सिंगल अल्सर है तो आप उसकी फुल डिस्क्रिप्शन दें, इसका ये साइज है, ये ओवल है, ये राउंडेड है, ये इरेगुलर है, ठीक है, इसके मार्जिन इस तरह से हैं। अगर मल्टीपल हैं और डिफरेंट साइजेस के हैं, एसिमेट्रिकल है या बायलैटरली सिमेट्रिकल है, तो फिर अकॉर्डिंगली उसकी डिस्क्रिप्शन दें। सॉलिटरी अल्सर तो कम ही होते हैं ना, तो एक साइड पे एक सॉलिटरी अल्सर हो। ठीक है। पहले उसका देखें कि उसकी पॉसिबल कॉज क्या है, क्या लेप्रोसी के साथ है, अपना ये उसका आर्टीरियल अल्सर है, वीनस अल्सर है, कंबाइंड है, ठीक है, या इसके अल्सर की कोई ट्रॉमेटिक अल्सर है। तो ये कोई एक स्कीम सारी डिजीज के ऊपर नहीं अप्लाई होती। ये मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग उन्होंने अपने जेब में एक ड्रिल बनाई होती है, अल्सर है तो ये करना है। देखें कि कौन सा अल्सर है, उसके अंडरलाइन कॉज क्या है, फिर अकॉर्डिंगली आपने करना। ओके सर, थैंक यू। सर और अगर जैसे हमें एग्जामिनेशन ऑफ लेग्स है तो उसमें हम एक्सपोजर कहाँ तक कराएं? एग्जामिनेशन ऑफ लेग्स ये है as proximal as possible, as proximal as possible। जैसे वो आइडियली तो वहां तक होना चाहिए, तो फिर हम वो कहेंगे उससे नहीं, आइडियली कहाँ तक होना चाहिए? आपका आपने क्या कहा, आइडियली कहाँ तक होना चाहिए? मिड थाइज और टिल थम्बाइटिस।
नहीं नहीं, आप जितना कर सकते हैं। अगर सपोज आपने उसकी वही बात है कि अगर उन्हें एग्जामिनेशन लेग्स, अगर उन्हें लोअर लेग्स का है तो लोअर लेग्स बिलो द नी, अगर लेग्स है तो लेग्स पूरी की पूरी ग्रोइन तक। और सर आर्म्स में अगर उसकी शर्ट ऊपर ना हो रही है तो हम उनकी शर्ट रिमूव करा सकते हैं पेशेंट से? कोई लिम्फेटिक से रिलेटेड जी, आप पेशेंट को जो करना चाहें आप कर सकती हैं, पेशेंट की और एग्जामिनर की कंसेंट के साथ। आप डॉक्टर हैं और आपने ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। आपने सपोज नीचे लेग का एडिमा आया हुआ है, ऊपर कोई अपना कोई ऐसी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसके साथ कोई लिम्फोडेनोपैथी भी है, जिसके साथ कोई अपना जेनिटल की स्वेलिंग भी हो सकती है, तो बिल्कुल ये रेलिवेंट आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ, बस पूछना जरूरी है। मेल का फीमेल के लिए कॉन्सेंट लेना बहुत जरूरी, वैसे तो हर एक का कॉन्सेंट लेना जरूरी है। और अपना अगर फीमेल है तो वो एग्जामिनर से, और जो आपका मेल पेशेंट है उससे आप कर सकते हैं। देखिए हम डॉक्टर हैं, हमने एनाटमी सारे हर ऑर्गन की, हमने फिजियोलॉजी हर ऑर्गन की, और गायनिकोलॉजी में अपना बहुत सारे, मेरा ख्याल है कि शायद 50-50 है, 50 मेल है 50 फीमेल है, ठीक है। तो करते हैं तो वो कोई इसमें कोई आपको इनहिबिशन नहीं होनी चाहिए। अगर पेशेंट रोक देता है या एग्जामिनर रोक देता है, वो कह देगा कि नहीं इसके ऊपर कोई ऐसा कोई लियन नहीं है तो जिसका इस प्रॉब्लम के साथ रिलेशन हो, तो आप बेशक ना अपना एक्सपोज करके अपना टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है। तो बता देते हैं कि अच्छा नहीं जेनिटल क्लियर है, उधर कोई लियन नहीं है। मिस गाइड कोई नहीं आपको करेगा। सर शॉर्ट केस में एग्जामिनेशन में जैसे ल्यूपस वल्गैरिस आपके डीडी में या सार्कोइडोसिस, तो उसमें रेयरली ऐसे होता है कि लिवर स्प्लीन एनलार्ज हो सकती है, लेकिन प्राइमरीली यही है कि आप चेस्ट ऑस्कल्टेट करें, लिम्फ नोड्स देखें। और शॉर्ट केस में टाइम भी लिमिटेड होता है, तो कई लोग कहते हैं कि नहीं जी लिवर स्प्लीन जरूर करना है। अनलेस आपके एमएफ या कोई मैलिग्नेंसी जहन में नहीं है तो वो कितना इम्पोर्टेंट है वो करना? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है लिवर स्प्लीन करना। उसमें आपने देखा कि ल्यूपस वल्गैरिस है तो उसमें सबसे पहले रीजनल लिम्फ नोड देखें, उसके बाद फिर भी टाइम है तो आपने जनरलाइज बाकी और उसके अपना सर्वाइकल भी देखने हैं, एक्सिलरी भी देखने हैं, अपना ग्रोइन भी देखना है, ठीक है। ये करके उसके बाद सबसे पहला काम ये करना है कि चेस्ट ऑस्कल्टेट करना है, ठीक है। फिर भी टाइम मिले तो फिर कोई आप और कोई एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये बिल्कुल कोई नहीं आपको कहेगा कि आपने क्यों नहीं लिवर स्प्लीन क्यों नहीं देखी। ल्यूपस वल्गैरिस में कितने लोगों की मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में लिवर स्प्लीन होती है, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस का उसके साथ कोई लिवर वल्गैरिस के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। वो अगर मिलियरी होगा तो मिलियरी के अपने लियन होंगे स्किन के ऊपर, ठीक है, वो उसे अपना वो ल्यूपस वल्गैरिस लाइक नहीं करेगा। ऐसा कोई नहीं करेगा, ना कोई इतना कोई अपना इरैशनल कोई भी एग्जामिनर नहीं होगा। जी सर। और दो एग्जामिनर होते हैं आपके, लॉन्ग केस पे भी शॉर्ट केस पे भी। और अगर एक कोई आपके साथ ज्यादती कर भी रहा है तो दूसरा भी कोई पढ़ा लिखा उसके साथ होता है, उसको समझ आ जाती है कि भाई स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं हो। जी सर। एक और आपको बात बताऊं, जब आप शॉर्ट केसेस में लॉन्ग केस में ना, हो सकता है कि आप एक एग्जामिनर के पास आप जाते रहे हो लॉन्ग केसेस शॉर्ट केसेस करने के लिए, या फिर अपना कोई किसी भी तरह से शनासाई हो, ठीक है। तो आप ये होता है कि जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे ना, आई टू आई कांटेक्ट उसके साथ ही रखें। स्टूडेंट का वो होता है ना, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, टेंस होते हैं। अगर सपोज लाहौर का स्टूडेंट है तो वो मुख्तलिफ 3-4 जो हॉस्पिटल है वहां पे फिरा होगा, तो कुछ के साथ वो उनका होता है कि एक जस्ट अलैक होती है या उसको चेहरे से पहचान रहे होते हैं। तो आपको कराची का एग्जामिनर है या पिंडी का है तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो जवाब तो दे रहा है लेकिन अपना देख रहा है दूसरे एग्जामिनर के पास जिसके साथ उसकी थोड़ा जान पहचान है। ये ना कीजिएगा, ये वो अच्छी नहीं होती, ठीक है। जो जिसने क्वेश्चन पूछा है आप बिल्कुल अपना उसी की तरफ आई टू आई कांटेक्ट करें। अच्छा एक और बात, जब आपसे क्वेश्चन पूछे ना शॉर्ट केस में, तो फिर आपने बार बार पेशेंट की तरफ नहीं देखना। फिर आपने जो अपना कर लिया है या छूट गया है उसको बार बार फिर मरीज को नहीं देखना, मरीज को देख के नहीं बताना आपने। फिर आपने एक दो जेन में आपने बिठा के फिर आपने एग्जामिनर को ही बताना है, पेशेंट को बार बार नहीं देखना, वो बुरी बात होती है। क्योंकि देखे ना ये तो ये बच्चों वाली चीज होती है ना कि बार बार वो अपना टीचर क्वेश्चन पूछे तो वो अम्मी की तरफ देखना शुरू कर देते हैं।
तो वो अपना आपने क्योंकि आप कंसल्टेंट हैं, ठीक है, आपने कल को टीचर बनना है, तो आपने एग्जामिनर के साथ ही उसको अपना आई टू आई तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और ऑनेस्टली मैं बार बार कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस के बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। इट्स अ बैटल ऑफ नर्व। आपको जितना आता होता है ना, आप उससे 50% भी उधर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन आपका जो चीज मैटर करती है वो आपकी अपना कम्युनिकेशन और आपका कॉन्फिडेंस। आपकी कोई भी बैकग्राउंड है, ठीक है, आप कहीं से भी हैं, और अपना तो वो जो चीज आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना है, किसी भी जुबान में एक्सप्लेन करें। अगर आपके उस वक्त आपके अपना ज़हन में कोई अच्छा इंग्लिश का वर्ड नहीं आ रहा अपने आप को एक्सप्लेन करने में, आप उर्दू में कर दें, पंजाबी में कर दें, सिंधी में कर दें, किसी चीज में कर दें, और अपना एग्जामिनर को इस चीज से कंसर्न होता है कि इसको इस चीज का पता है या नहीं। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी और कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास तो काइंडली सर से पूछ लीजिए ताकि मजीद क्लैरिटी हो सके। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड, स्लाइड से रिलेटेड, डिस्ट्रोपैथोलॉजी से रिलेटेड, शॉर्ट लॉन्ग केसेस से रिलेटेड। सर मेरा लॉन्ग केस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर कोई आपके पास फीमेल पेशेंट आती है, उसमें इज इट नेसेसरी कि आप फुल एक्सपोजर दे पेशेंट को? जैसे हम शीट तो लेके जाते हैं अपने साथ, एक वाइट शीट जो अक्सर कहते हैं कि आपके पास होनी चाहिए, तो क्योंकि फीमेल पेशेंट होती है और एग्जामिनर्स आपके मेल है, तो अगर हम उसकी जाहिर बात है उस सिचुएशन में व्हाट डू यू सजेस्ट कि शर्ट रिमूव करवा के पेशेंट की एग्जामिनेशन करनी चाहिए आइडियली, या हम सिर्फ जो जैसे अगर पेशेंट की लीजन्स इंफ्रा मेमोरी एरियाज में भी है, एक्जिला में भी है, तो उसमें एक्सपोजर किस तरह से करें? मैं आपको बताता हूँ। एक तो एग्जामिनर सपोज दोनों मेल हैं, तो वो आपको स्क्रीन लगा देंगे, आपने स्क्रीन के पीछे से एग्जामिनर का देखना, आपको मतलब एग्जामिन करते हुए देखना बहुत जरूरी नहीं है, वो स्क्रीन भी होगी उधर, फिर आपके पास अपनी शीट भी होगी, तो आप जो है वो अंदर जाके तो पेशेंट को, अगर पेशेंट को कोई इतराज नहीं है तो एग्जामिनर को इस चीज से बिल्कुल कोई इतराज नहीं है, बल्कि अगर आपको एग्जामिनर रोकेगा तो ये ज्यादती होगी, ठीक है, क्योंकि आपने एक्चुअली देखना है, इंफ्रा मेमोरी रीजन देखना है या इंटर मेमोरी रीजन देखना है, इसमें बहुत सारी डिजीज का डिफरेंशियल में आता है, ठीक है, जैसे हेले डिजीज है या पैम्फिगस वेजिटांस है या अपना कैंडिडियासिस है, बेशुमार चीजें आती हैं, लॉन्ग लिस्ट, ठीक है, तो आप जाके तसल्ली से पेशेंट को कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल देखें। आप फीमेल हैं, पेशेंट फीमेल है, मसला यूजली होता है कि अगर मेल पेशेंट है तो मेल को भी अपना एग्जामिनर हेल्प आउट करता है कि इसके इंफ्रा मेमोरी रीजन में या इसके एक्सिली में भी ऐसे ही लियन है या इस तरह के लियन है, या उसको आप थोड़ा सा एक्सपोज करके उसको दिखा देगा। अगर पेशेंट को उस पर भी एतराज, अगर फीमेल पेशेंट को कोई एतराज नहीं कि मेल पेशेंट देख लें, और तो वो भी एक्सपोज करके देख सकते हैं। बिल्कुल जी, आपका हक है। जैसे हम लाइक अपने क्लिनिक्स पे पेशेंट देखते हैं, सारा एक्सपोज करके देखते हैं, जो रेलिवेंट चीजें वो देखते हैं, इस तरह से फॉर ऑल द मोर रीजन एग्जामिनेशन में तो ये आपका बिल्कुल हक है और आपको इस तरह से करना है, क्योंकि हमें ये है कि आपका नॉलेज है कि आप सही तरह से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये इस चीज से गर्ज है, ये इस चीज से गर्ज नहीं है कि आप चीजें छोड़ें और हम आपको फेल करें। थैंक यू सर। सर लॉन्ग केस, जी सर लॉन्ग केस के एंड पे जैसे आता है कि ना काउंसल द पेशेंट रिगार्डिंग द डिजीज, तो उसमें सर अब कुछ पेशेंट के कंसर्न्स होते हैं, कुछ आपने उसको एजुकेट करना होता है, तो वो सर उसमें कितना टाइम मैनेज करना, और वो थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। मैं आपको ज्यादा गाइड करूंगा, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अक्सर स्टूडेंट को काउंसलिंग में और एडवाइस में या सजेशन में फर्क नहीं पता होता, ठीक है। अक्सर जो हम लोग अपना यही स्टूडेंट यही समझते हैं कि शायद जो एडवाइस है या डॉक्टर जो सजेस्ट कर रहा है वही काउंसलिंग है। काउंसलिंग ये नहीं है। काउंसलिंग ये है
कि आप पेशेंट से कहते हैं कि आपको अपने प्रॉब्लम के बारे में पता है, तो वो कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे ये क्रॉनिक डिजीज है, मैं लंबे अरसे से है, मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ या डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, या मैं फलां स्किन डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ, फिर मैं अपना किसी आउट स्टेशन से है वहाँ चला जाता हूँ, फिर मैं दवाइयाँ छोड़ देता हूँ तो फिर मेरा खराब हो जाता है, फिर मुझे, तो आप उससे कहते हैं अच्छा आपका क्या ख्याल है, आपका ये जो प्रॉब्लम इतने अरसे से चल रहा है इसका क्या हल है। फिर वो सोच के बताएगा मेरा इसका हल ये है कि मैं रेगुलरली प्लांट डिपार्टमेंट को, प्लांट स्किन डिपार्टमेंट को या प्लांट डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करूं, वो जो एडवाइस दे उस पर चलूं और मैं दवाइयां ना छोड़ूं तो मेरा प्रॉब्लम ठीक रहता है। आप कहते हैं हाँ बिल्कुल, आप इसी तरह से आप जब भी आप मैनेज कर सकें आप उस डॉक्टर के पास जाएं, ये करें, ठीक है। आपने पेशेंट के साथ उसका प्रॉब्लम डिस्कस करना होता है और कोशिश करते हैं कि हल भी उसी से उगलवाएं, वो बेहतर सिचुएशन होती है। वो अगर खुद ही सोल्यूशन बता रहा हो, और मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, कोई स्टूडेंट लेट आता है रोजाना अपने हॉस्पिटल में या अपने कॉलेज में लेट आता है, तो टीचर एक तो ये तरीका ना, भाई अगर तुम आइंदा से लेट आए तो मैं तुम्हें जो है ना क्लास से निकाल दूंगा या मैं जॉब से निकाल दूंगा, ये वो उससे पूछे, उसका जो भी है बॉस है या टीचर है या जो भी है उससे पूछे कि आप क्यों लेट आते हैं, वो बताएगा कि जी मैं देर से मेरी आंख खुलती है तो मैं अपना इसलिए लेट हो जाता हूँ। उसको कहेंगे आप रात को, आपका क्या ख्याल है अगर आप रात को जल्दी सोएं तो आपकी आंख टाइम पे खुलेगी, आपकी नींद पूरी होगी तो आप जल्दी उठेंगे, इस टाइम पे उठ सकते हैं। या कोई लड़की है कि मुझे भाई लेट करवा देता है तो आप कहें अच्छा आप भाई के साथ आती हैं और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है या आप खुद नहीं आ सकती या इस तरह से करके उसी से उसका सोल्यूशन भी पूछें, ये काउंसलिंग है, ठीक है। बाकी जो हम कहते हैं अपना ये करना है ये नहीं करना, ये खाना है ये नहीं अपना खाना, ये काम एक्सरसाइज करनी है ये एक्सरसाइज करनी है ये नहीं करना, ये जो है ये एडवाइस है, ये काउंसलिंग नहीं, ठीक है। काउंसलिंग का बकायदा ये जो आपकी जो मार्कशीट है उसमें काउंसलिंग का सेक्शन है, इसकी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये बार बार वही एक आ जाती है मिसाल, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है। आप उससे कहेंगे कि आपका ये स्किन सारी स्ट्रेच हो गई है, जॉइंट्स पे उसकी मोबिलिटी अपना उसकी रिस्ट्रिक्शन हो गई है, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या आप करेंगे। अब पेशेंट का तो ये होता है ना, मुझे कोई टीका लगे, मुझे कोई दवाई दें, मुझे कोई ऑइंटमेंट दें, कोई बाम दें जो मैं ऊपर लगाऊं तो मेरी स्किन जो है वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाए, जॉइंट्स भी सही तरह से वर्क करें, मसल भी सही तरह से वर्क करें। तो उनको बताना कि आपका अगर सपोज आप अगर बैठी रहेंगी या एक चीज को यूज नहीं करेंगी या करेंगे तो वो जुड़ नहीं जाएगी, वो काम करना नहीं छोड़ देगी। कहते हैं हाँ काम करना, हम बहुत देर एक जगह पे बैठे रहें एकदम से उठें तो एकदम से कहीं जोड़ में दर्द होनी शुरू हो जाती है, टांगे स्टिफ हो जाती हैं, टांगे सुन्न हो जाती हैं, उसी वजह से ना कि सारी कंप्रेशन या डिसमोबिलिटी की वजह से। तो उसको ये बताएं कि अगर आप हाथों की ये एक्सरसाइज करेंगी, ये अपना एल्बोस की ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, आप रिस्ट जॉइंट की ये करेंगे, एंकल जॉइंट की ये एक्सरसाइज करेंगे, या सपोज अगर कोई ऐसी पेशेंट है कोई एलीट क्लास से है जिसको कोई अपना स्विमिंग की जिसको पास एक्सेस है तो उसमें वो कोई स्विमिंग करेंगे तो आप के सारे जॉइंट्स मूव करेंगे, स्किन मूव करेगी तो उसका आपका उसमें अपना जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये पेशेंट को के साथ ये चीजें डिस्कस करनी होती हैं, ठीक है। अब कोई ऐसी बेचारी कोई फार्मर है, कोई अपना गांव से है, उनको बीबी तो स्विमिंग करे अगर वो, तो वो बेचारी कहाँ से जाके स्विमिंग पूल ढूंढेगी, कहाँ पे स्विमिंग करे, उसको वो चीजें बताएं। वो अच्छा अगर आप ये काम करते हो तो अगर ये काम करोगी आप अपने स्पोर्ट्स खेतों में तो आप अपने काम करेंगे तो ये आपके ये चीजें जो है वो अपना ज्यादा बेहतर है। तो इसके लिए ये चीजें बहुत चीजों के लिए एक्सरसाइज जो है ना बहुत ज्यादा एक्टिव या पैसिव जो फिजियोथेरेपी है एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इससे पेशेंट से ही उसका सलूशन उगलवाने की कोशिश करें या उसका सलूशन उसके साथ डिस्कस करें। जी सर ठीक है, थैंक यू सर। सर जो लेप्रेसी का केस होता है उसमें इतना लॉन्ग एग्जामिनेशन होता है और बात पेशेंट इतना कोऑपरेट नहीं कर रहा होता। शॉर्ट केस की बात करें लॉन्ग केस की? लॉन्ग केस में। अच्छा लॉन्ग केस में
सेशंस चेक कर रहे हैं उस वक्त पेशेंट अक्सर कोऑपरेट नहीं करते। अच्छा मेरी बात सुने, अगर तो सपोज ट्यूबरकुलोइड है या इनडिटर्मिनेट है या बॉर्डर लाइन है, उसमें सबसे पहले तो उसके जो 8-10 लीजन है आपने वो देखने हैं, ठीक है, और उसके अंदर सेंसेशन देखनी है, उसके इर्द गिर्द की नर्व जो है ना वो चेक करनी है, फिर उसके बाद उसकी सपोज हाथों पे है तो अल्लर कर लें, ठीक है, फिर उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और उसका सेंसरी एग्जामिनेशन जो है ना वो करना है, ठीक है। ये अगर आपने कर लिया, फिर लियन को अच्छा एक्सप्लेन कर दिया तो काम बिल्कुल ठीक हो गया। अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है ना वो अपना और ऐसी चीजें करना शुरू कर दें, कोई उसके जॉइंट्स की अपना टेस्ट करने शुरू कर दें या और इस तरह का जिसपे आपका टाइम वेस्ट हो। अब देखिए इस चीज में, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर लॉन्ग केस में है तो लॉन्ग केस में भी सीधा सीधा है, ठीक है। अगर सपोज वो बॉर्डर लाइन लेप्रोसी है या लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, ठीक है, पोलर है या सब पोलर है, तो उसमें आपने ये पेशेंट का देखना है कि उसकी अपना सेंसरी लॉस कहाँ पे है, सेंसेशन जरूर देखनी है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जरूर करना है, उसके हेयर वगैरह देखें, उसके बाकी अपना जो देखें कि और कहीं अल्सर्स वगैरह नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो ये उसकी स्किन का कलर कैसा है, उसके अपना बाकी और बाकी स्किन के फंक्शन, उसको स्वेटिंग होती है कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही इससे ना आप बाहर निकलते हैं ना एग्जामिनर उससे बाहर निकलते हैं। बड़े आसान केसेस होते हैं पास होने वाले, ये हो गया एसएलई हो गया, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस हो गया, एरिथ्रोडर्मा हो गया, ये तो सीधे सीधे केसेस हैं। अब लेप्रेसी का मुझे ये बताएं, इसके अगर सपोज लेप्रोमेटस लेप्रेसी, इसके कितने को डिफरेंशियल बनते हैं, आप मुझे बताएं कितने को बनते हैं, हार्डली है नहीं, तो उससे रिलेटेड ही आपने सारी चीजें करनी है तो आप पास, ठीक है। उसी से रिलेटेड आपको वो पूछ सकता है स्मीयर कैसे अपना बनानी है, इसके कहाँ से लेनी है स्मीयर, इसकी बायोप्सी में क्या नजर आ सकता है, इसको ट्रीटमेंट क्या देनी है, इसकी ट्रीटमेंट की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेप्रा रिएक्शन किसी तरह के कितनी तरह के होते हैं, ये पूछेगा ना, और उसने तो कोई चीज नहीं पूछनी, तो इससे तो बाहर वो निकलती ही नहीं है। ये तो बड़े अपना सीधे केसेस होते हैं। आपने सपोज सबसे पहले इसमें लेप्रोसी के पेशेंट में आपने स्किन का एग्जामिनेशन करना है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, बास का तो ये मसल्स का एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। इसमें बाकी जो है अगर वो रिएक्शन वगैरह नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा साथ में न्यूरोलॉजिकल बात जो है लिफ नोड देख लें, ठीक है, और कोई रेलेवेंट क्रेनियल नर्व्स आइस का जरूर करना है, ठीक है। क्रेनियल नर्व वो ये बिल्कुल न्यूरोलॉजिकल में आ गया ना क्रेनियल नर्व, तो इससे बाहर तो नहीं जाना, ठीक, थैंक यू सर। क्योंकि इसमें अगर आपने लेप्रोसी पेशेंट को डायग्नोस कर लिया और आपको ने उससे सारे ये रेलेवेंट एग्जामिनेशन कर लिया तो आप 100% पास। इसके पास वो ज्यादा कुछ वो लेप्रोसी के अंदर ही जो कुछ पूछेगा। अच्छा ऐसे सोराइसिस क्या, अगर साथ में जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है सोराइसिस है, ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट आपने वो देना है, वो ट्रीटमेंट देना है जो स्किन ट्रीटमेंट आपने बताना है। तो ये नहीं है कि सोराइसिस का आप अपना जॉइंट्स के लिए आप बिल्कुल इग्नोर ही कर दें और खाली उसका ही बताते जाएं, ठीक है। फिर वो आप देखें कि डिफॉर्मिटीज किस तरह से हैं, ठीक है, डिफॉर्मिटीज को कैसे आपने ट्रीट करना है, कोई उसके लिए कोई और इंटरवेंशन चाहिए या नहीं चाहिए। बी फोकस्ड, बी स्पेसिफाइड, बी रेलेवेंट। और आप कभी भी ये नहीं ना 100% आप पढ़ सकते हैं ना 100% आप प्रैक्टिकल एग्जाम में पूरा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये आपने ये देखना है कि जो उससे रिलेटेड चीजें हैं वो आप कर गए हैं या नहीं कर गए। डन, फिनिश्ड? जी सर। यस सर। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अल्लाह ने अब सबको जो है ना वो अपना लाइक आप खुशी से पास हों। आमीन सर, थैंक यू सर। आमीन।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, और बहुत अच्छा सेशन रहा माशाल्लाह से, और काफी जो क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी, वो क्लियर हो गई स्टूडेंट्स की। कोई एकेडमिक से रिलेटेड ज्यादा तो ये होता है कि पेशेंट सामने हो तो पेशेंट के ऊपर अपना आप उनको डेमोस्ट्रेट करें और करवाएं और उन पे सिखाएं, लेकिन अब इसका जो करंट सिचुएशन है उसमें तो यही कुछ हो सकता है, क्योंकि बाकी तो ये वही बात है कि कोई थ्योरेटिकल चीजें, थ्योरी इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ी हुई होती है, इनको ये बस वही है कि इनको पेशेंट को कैसे अप्रोच करना है और पेशेंट को कैसे डील करना है और क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, उसको एग्जामिनर को कैसे फेस करना है। तो डेफिनेटली सर आपका सेशन है वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा ड्यूरिंग एग्जाम। आई होप सो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। ओके ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।